तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के यौगिक। इससे पहले हाइड्रोजन के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। तो हाइड्रोजन के यौगिक की अगर हम बात करें तो एक तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का यौगिक होता है जिसको हम कहते हैं H2O। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ये जल होता है या वाटर, H2O। अगर और इसके अन्य यौगिक की बात करें तो H2 की जगह आपका B2O है ना, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं भारी जल। ये हमारा होता है भारी जल। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और एक और आपका होता है जिसको हम कहते हैं H2O2। इसको कहते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड। तो ये हमारा होता है हाइड्रोजन पराक्साइड। ठीक है, ये H2O2, H2O2 मतलब जल, वाटर। ठीक है, इसमें ये क्या है आपका? तो अगर आप इसको देखोगे तो आप कहोगे कि ये H H क्या होता है भाई? H जो हमारा होता है उसको हम प्रोटियम कहते हैं। ये हाइड्रोजन का सबसे पहला समस्थानिक है और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में यही हाइड्रोजन आपको मिलता है जो 99.98% के करीब प्रकृति में उपस्थित होता है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोटियम का ऑक्साइड। ये किसका ऑक्साइड है? ये आपका प्रोटियम का ऑक्साइड है। ठीक है, अगर हम कहें प्रोटियम तो ये प्रोटियम क्या होता है? तो जो प्रोटियम हमारा होता है ये हाइड्रोजन का सबसे पहला समस्थानिक होता है जिसको हम लिखते हैं 1H1 से, या इसी को हम कहते हैं, इसी को हम हाइड्रोजन कह देते हैं। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका एक होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो एक होता है, प्रोटॉन की बात करें तो एक होता है, और न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रॉन इसमें हमारा 0 होता है। तो यही एक ऐसा तत्व है पीरियोडिक टेबल में जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी में न्यूट्रॉन कुछ न कुछ उपस्थित रहते हैं। तो ये आपका जो H2O है ये प्रोटियम का ऑक्साइड है। दूसरा, अगर हम D2O की बात करें तो इसको भारी जल कहते हैं, और ये हमारा ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है। ये किसका ऑक्साइड है? तो हम कहेंगे ये हमारा ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम का ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है। ऑक्साइड क्या होते हैं? तो जब भी कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है और ऐसा कंपाउंड बनाता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त कंपाउंड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के ऑक्सीजन युक्त कंपाउंड बनाता है, तो उसी को हम ऑक्साइड कह देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है और H2O बना रहा है, इसलिए हम इसको ऑक्साइड कहते हैं। और किसका ऑक्साइड है? तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। ऐसे ही ये जो आपका होता है भारी जल, ठीक है, ये भारी जल आपका ड्यूटीरियम का ऑक्साइड होता है। तो ये ड्यूटीरियम का ऑक्साइड होता है, भारी जल इसको कहते हैं। फार्मूला होता है D2O। और ये ड्यूटीरियम की अगर हम बात करें तो ड्यूटीरियम क्या होता है? तो ये जो हमारा ड्यूटीरियम होता है इसे हम लिखते हैं 1H2 से, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं D से। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक होता है, प्रोटॉन की बात करें तो एक होता है, और न्यूट्रॉन भी हमारा एक होता है। न्यूट्रॉन भी हमारा एक होता है। तो इसको ड्यूटीरियम कहते हैं, या इसको, ये जो आपका 1H2 है इसको ड्यूटीरियम कहते हैं, या इसी को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, प्रोटॉन भी एक होता है, और न्यूट्रॉन भी एक होता है। तो ये हमारा हो गया ड्यूटीरियम का ऑक्साइड। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन पराक्साइड होता है, हाइड्रोजन पराक्साइड, तो ये भी आपका एक प्रकार का ऑक्साइड है, और ये भी एक प्रोटियम का ही ऑक्साइड है। ये भी आपका प्रोटियम का
ठीक है, प्रोटियम का ऑक्साइड कह दो या पराक्साइड कह दो, ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका प्रोटियम का पराक्साइड होता है। ये दोनों ऑक्साइड हैं और ये आपका प्रोटियम का पराक्साइड है। इसको हाइड्रोजन पराक्साइड कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो आपका जल है, अगर जल के स्रोत की बात करें हम, जल कौन सा? वाटर, है ना, H2O। तो इसके स्रोत की बात करें, स्रोत का मतलब होता है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के 71% भाग पर, 71% भाग पर आपका पानी ही पानी है। ठीक है, और बाकी जो 29% है वो आपकी स्थलाकृति है। तो ये जो आपका पानी है, आप जानते हैं कि ये नल का भी पानी हो सकता है, ये आपका बरसात का भी पानी हो सकता है, ये तालाब का पानी भी हो सकता है। ठीक है, ये गटर का भी पानी हो सकता है, ये आपके समुद्र का भी पानी हो सकता है, ये नदियों का भी पानी हो सकता है, और ये महासागरों का भी पानी हो सकता है। तो पानी के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम पानी या जल की बात करें तो सभी जितने भी जल होते हैं, चाहे वो नदी का हो, चाहे वो किसी तालाब का हो, चाहे वो समुद्र का हो, चाहे महासागर का हो, सभी जल का जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जिसको हम अणुसूत्र या आणविक सूत्र कहते हैं, वो हमारा H2O ही होता है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है कि यार नदी का जो पानी होता है वो तो पीने में मीठा होता है या स्वादहीन होता है, उसको हम मीठा जल भी कह देते हैं या मृद जल भी कह देते हैं, मीठा नहीं लगता है। लेकिन अगर वो देखा जाए कि समुद्र का जो पानी होता है वो तो आपका खारा होता है, नमकीन होता है ना। तो ये जो आपका होता है, ये तो आप कह सकते हैं कि स्वादहीन होता है, लेकिन वो जो आपका समुद्र का पानी होता है वो आपका नमकीन होता है। तो जब दोनों का स्वाद अलग अलग है तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग क्यों नहीं है? तो इसका कारण ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक ही रहता है, चाहे वो नदी का पानी हो और चाहे वो समुद्र का पानी हो। लेकिन जो समुद्र में जो साल्ट घुले रहते हैं, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये जो साल्ट घुले रहते हैं, इन साल्ट की वजह से उसका जो पानी हो जाता है समुद्र का, वो खारा हो जाता है। नदियों के पानी में किसी भी प्रकार के साल्ट नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसका पानी मीठा रहता है या फिर स्वादहीन रहता है। तो जो पानी होता है, जो आपको अलग अलग प्रकार का दिखता है ना, अलग अलग प्रकार का दिखता है, अलग अलग प्रकार का स्वाद भी आपको महसूस होता है, तो उनका सबका कंपोजिशन अगर हम बात करें तो H2O ही होता है। लेकिन उनमें जो अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों के कारण उनका रंग, स्वाद और जो भी चीजें हैं वो अलग हो जाती हैं उस पानी में मिली हुई अशुद्धियों के कारण। अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो उसका कोई भी कलर नहीं होता है, उसका कोई भी स्वाद नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां आ जाती हैं तो वो आपको डिफरेंट प्रकार का दिखाई पड़ता है और डिफरेंट प्रकार का उसका स्वाद लगता है। तो ये जो H2O होता है, तो ये तो हो गया स्रोत। स्रोत की अगर हम बात करें तो आप तालाब भी लिख सकते हो, तालाब से भी आपको ये मिल जाएगा। समुद्र लिख सकते हो, नदी लिख सकते हो, नहर लिख सकते हो, झील लिख सकते हो, बरसात लिख सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे इसके स्रोत हो जाएंगे। आदि करके कर लो आज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और ये कह दिया जाता है कि इनमें से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है। तो जो आपका बरसात का जल होता है, मतलब वहाँ पे चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उस चार ऑप्शन में से ही कोई एक चूज करना होता है। लेकिन जो ऑप्शन अभी तक बनकर आ रहे हैं उनमें से अगर आपको लगाना पड़ जाए तो वहां पर एक ऑप्शन आता है बरसात का पानी। तो जो बरसात का पानी होता है, क्योंकि ये कंडेंसेशन के द्वारा होता है, तो ये सबसे शुद्ध पानी होता है। ठीक है, बरसात का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि तो फिर उसको हम पी क्यों नहीं सकते हैं, उसको पिया क्यों नहीं जाता है ना।
क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी, हमारे इन्वायरमेंट में भी विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित रहती हैं, जैसे उपस्थित रहती हैं, धूल मिट्टी के कण उपस्थित रहते हैं। तो जब बरसात होती है तो वो बरसात अपने साथ उन अशुद्धियों को भी लेकर पृथ्वी पर आता है, तो जिस वजह से वो जो पानी होता है बरसात का, वो प्रदूषित हो जाता है। लेकिन जब बरसात ऊपर से जब बरसात के रूप में वो चलता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, क्योंकि ये कंडेंसेशन के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया स्रोत। अब अगर हम बात करें कि ये जो आपका कंपोजिशन होता है H2O, तो H2 में दो चीजें होती हैं। अगर इसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो हमारा H2O है या जो जल है, वो दो चीजों के मिलने से बनता है। एक तो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, और दूसरा हमारा होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दो चीजों के मिलने से हमारा वाटर या पानी बनता है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि इसमें अगर आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि जो H2O है या जल है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो इसको जरा नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट ले लो। देखो, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो यहाँ पर लिख लो। एक तो अगर हम कहें, सबसे पहला पॉइंट, तो पृथ्वी के 71%, 71%, 71% भाग पर जल है, 71% भाग पर जल है। दूसरा पॉइंट, अगर हम कहें कि मानव शरीर, है ना, तो शरीर मानव शरीर में लगभग लगभग 65% जल उपस्थित उपस्थित होता है। अगर हम पौधों में बात करें तो पौधों में लगभग 95%, 95% पर जल, पौधों में लगभग 95% जल पाया जाता है। ये चीज, तो जो हमारा जो हमारी पृथ्वी है, उस पे लगभग 71% भाग पर पानी ही पानी है। दूसरी चीज, जो मानव शरीर होता है, चाहे वो आपका मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें लगभग 65 से 70% तक जल पाया जाता है, पानी ही पाया जाता है। तीसरी चीज, जो पौधे होते हैं, उन पौधों में लगभग 95% के करीब वाटर या पानी पाया जाता है। तो अब देखते हैं, इसमें हमने कहा था कि जल में जल में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करते हैं, तथा ऑक्सीजन, ऐसे लिखो, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात
ये जो अनुपात होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो हम भारात्मक अनुपात कह सकते हैं, भार, ठीक है, यही भार वाला ही अक्सर पूछा जाता है, आयतन वाला नहीं पूछा जाता है, भार वाला अक्सर पूछा जाता है। तो भार का मतलब होता है एक अनुपात, पहला देख लेते हैं, भारानुसार। भारानुसार अगर हम H अनुपात O की बात करें तो आप जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। जल का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा H2O, ठीक है। और ये जो H होता है, H की जो द्रव्यमान संख्या होती है, H की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 1 होती है। एक H की द्रव्यमान संख्या 1 होती है। और यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन है कितने, H है कितने, तो H 2 है। तो 2 की जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी वो आपका 2 हो जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया, भार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये भार के अकॉर्डिंग इसका जो अनुपात है वो कितना है, 2 है, ठीक है, 2। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो हमारी द्रव्यमान संख्या होती है, तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16। तो अगर कहा जाए कि भारानुसार जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो या अनुपात कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2:16, 2:16, ठीक है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1:8, मतलब 1:8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि जो जल का अणु है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, भारानुसार रेशियो कितना होता है, तो ये 1:8 होता है, ठीक है। अब देखो अगर हम आयतन के अकॉर्डिंग बात करें कि आयतन के अकॉर्डिंग इनका अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर देख लो, आयतना आयतनानुसार, तो आयतन के अनुसार, तो आयतन के अनुसार जो इसकी बात होती है वो होती है इसके अपघटन से। अपघटन हमने जल का उस दिन आपको बताया था कि जब जल का अपघटन होता है तो कैसे होता है। तो हमने कहा था कि अगर 2H2O, ये क्या होता है, 2H2O होता है, और इसका जब अपघटन करते हैं वैद्युत अपघटन, तो ये आपका टूट जाता है। और किसमें टूट जाएगा, तो 2H2 प्लस O2, ठीक है, इसमें टूट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका कि ये अगर हाइड्रोजन कितना है, 2 लगा हुआ है, अगर हाइड्रोजन आपका 2 आयतन है या 2 यूनिट है, तो ऑक्सीजन कितना होता है, 1 आयतन होता है या 1 यूनिट होता है। तो अगर आयतन के अनुसार बात की जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना होता है इसमें, तो आप कहोगे 2:1, ठीक है। ये होता है आपके आयतन के अनुसार, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये कभी नहीं पूछा गया है, यही भारा अनुसार पूछा जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब देखते हैं कि ये जो H2O होता है, जो वाटर होता है, ये इसकी संरचना क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप जानते हैं, हेडिंग एक छोटी सी डाल लो, H2O की संरचना। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, संरचना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1S2 2S2 2P4, ये होता है। और हाइड्रोजन का आप जानते ही हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1S1। ये जो H2O है, H2O, यह 2O एक
सहसंयोजी, सहसंयोजी, सहसंयोजी यौगिक है। ये आपका कैसा यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी होता है मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? तो ये जो सबसे आखिरी ये जो ये होता है, ये जो अंतिम कोश होता है 2s2 और 2p4, कुल मिलाकर कितना है? 6 है। तो ऑक्सीजन के पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। तो यहाँ पर आपके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना? ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। और हाइड्रोजन, तो एक आपका ये हाइड्रोजन हो गया जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक हाइड्रोजन इस साइड हो गया जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, और इस साझे के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक सहसंयोजी बंध बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक सहसंयोजी बंध बन जाता है। तो एक इधर सहसंयोजी बंध बन जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पर सहसंयोजी बंध बन जाएगा, और एक से सहसंयोजी बंध इधर बन जाएगा। और इसके बीच का जो एंगल होता है जिसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं, तो ये आपका 104, ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 104.5 डिग्री होता है। तो हाइड्रोजन जो आपका H2O अणु है ये एक सहसंयोजी अणु है, और इसमें आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी बंध बनते हैं। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 104.5। इसका जो आकार होता है वो वी शेप है, इसका आकार कैसा है? वी शेप है इसका आकार, है ना? ये वी के जैसा बना है तो इसको हम वी शेप कहते हैं। इसका आकार वी शेप है तथा तथा ये कोणी, कोणी आप जानते हैं जैसे ये इस प्रकार से ये बनी हुई है संरचना, इस तरीके से अगर इसको थोड़ा सा आप मोड़ दें, इसको आप मोड़ दें तो ये संरचना ऐसे भी तो हो जाएगी। और ये क्या होता है हमारा? ये हमारा क्या होता है? कोण होता है ना? एंगल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी संरचना, इसका आकार वी शेप है तथा इसकी संरचना कैसी होती है? कोणी होती है। तो ये कोणी होने का क्या कारण है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं भाई यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, एक आप इधर हाइड्रोजन लगा दो और एक आप इधर हाइड्रोजन लगा दो, इस तरीके से। तो ये सीधा सीधा एक लीनियर स्ट्रक्चर बन सकता है, एक सरल रेखीय संरचना बन सकती है। फिर इसको ये कोणीय संरचना बनने की क्या जरूरत है? तो आप जानते हैं कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो टोटल आपके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ऑक्सीजन के पास टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 6 में से इसने 2 तो साझा कर लिए, 2 साझा करके सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए हैं जिनको हम कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये इस प्रकार से इनके पास क्या होता है? लोब होते हैं, और जिनमें ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करते हैं? तो आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा होगा कि ये जो लोन पेयर और ये लोन पेयर होते हैं ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो लोन पेयर LP-S और LP-S, है ना, ये प्रतिकर्षण होता है और सबसे ज्यादा यही प्रतिकर्षण होता है। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो लोन पेयर होगा
ठीक है। ये जो लोन पेयर होगा, ये इधर ये जो बॉन्ड पेयर, भाई इसको क्या कहेंगे, ये बॉन्ड बन रहा है तो इसको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है। तो एलपीएस और बॉन्ड पेयर बीपीएस के बीच भी रिपल्शन होता है। इसी प्रकार से इधर भी ये जो आपका ये बॉन्ड पेयर है, ये बीपीएस है, और ये आपका लोन पेयर है, इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना। और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है। तो जब ये रिपल्शन होगा तो ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ पुश करेगा और ये इस साइड पुश करेगा, रिपल्शन। और ये जो रिपल्शन होगा ये इस बॉन्ड को इधर ढकेलेगा और ये जो है ये इधर ढकेलेगा। इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है ये कैसा हो जाता है, हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाता है, ये इस तरीके से आ जाता है। ठीक है। तो इस रिपल्शन के कारण ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं इसके पास, उनके कारण इनके कारण इस रिपल्शन के कारण इसका जो आकार होता है वो कैसा हो जाता है, तो इसका आकार आपका हो जाता है वी शेप या कोणीय संरचना इसकी हो जाती है। अगर हम संकरण की बात करें तो इसके पास जो ऑक्सीजन पर संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप थोड़ा सा और नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ें। तो ऐसे भी ठीक है, ये आपका ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ये लोन पेयर होते हैं, ये हमारे लोन पेयर हैं, इनको हम कहते हैं LPS, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये एंगल आपका इसी वजह से कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री हो जाता है। इतना नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अगर हम इसकी अवस्था की बात करें, ठीक है, अवस्था स्टेट, तो आप जानते हैं कि जो जो वाटर होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है ना। तो ये जो वाटर होता है, देखो ये हमारा हो गया वाटर, और इसकी अगर स्टेट की हम बात करें तो ये तीनों स्टेटों में पाया जाता है। ठीक। एक तो आपका अगर हम सामान्य अवस्था की बात करें तो सामान्य अवस्था में ये कैसा होता है, द्रव होता है। और ये द्रव मतलब सामान्य ताप पर या सामान्य अवस्था, सामान्य ताप पर, है ना, सामान्य ताप अगर है तो ये कैसा होगा, ये आपका द्रव अवस्था में होगा। और सबसे कॉमन आपका यही होता है सामान्य अवस्था। ठीक है। तो द्रव की सबसे सामान्य अवस्था जो है, मतलब जो वाटर की जो सबसे सामान्य अवस्था है वो आपकी द्रव अवस्था है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर इसका ताप हम कम कर दें, ताप हम कम कर दें, धीरे धीरे इस टेम्परेचर को हम गिराते जाएं, तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्फ कहते हैं, जिसको हम बर्फ कहते हैं या आइस कहते हैं। ठीक है।
तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जब ताप को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है वो द्रव अवस्था से किसमें परिवर्तित हो जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और इसे हम बर्फ कहते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर होता क्या है, ध्यान दो, जब द्रव से जब द्रव से द्रव से कोई चीज ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है, किसमें परिवर्तित होती है, ठोस अवस्था में। तो जब द्रव से ठोस अवस्था में कोई चीज परिवर्तित, अच्छा द्रव क्या होता है, तो द्रव के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसीलिए तो ये द्रव अवस्था में होता है। गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वो गैस अवस्था में होता है। लेकिन जब ये द्रव से किसमें परिवर्तित होता है, ठोस अवस्था में। तो जब ये ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसके जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास आ जाते हैं, ठीक है। सामान्य केसों में हम यही देखते हैं, ज्यादातर मोस्टली यही देखते हैं कि जो इसके अणु होते हैं वो बहुत पास पास हो जाते हैं। अणुओं का दूर दूर होना क्या कहलाता है, ये इसको हम कहते हैं कि इनका जो घनत्व होता है, घनत्व वो कैसा होता है, कम होता है, घनत्व कम होता है। घनत्व का मतलब होता है घनापन, घनत्व का मतलब होता है घनापन, डेंसिटी, है ना। तो घनत्व का मतलब होता है घनापन। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है कि ये जो आपके अणु होते हैं, कोई भी पदार्थ जो होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये जो अणु होते हैं ये दूर दूर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका घनत्व कम होता है। लेकिन यहाँ पर जब वो ठोस अवस्था में बदल जाते हैं तो उनका जो घनत्व होता है, ये अणु बहुत पास पास आ जाते हैं और इसलिए इनका घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली ठोस अवस्था में यही होता है कि घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका वाटर का केस है, पानी का केस है, इसमें अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब ये क्वेश्चन आता है कि जब जब पानी ठोस अवस्था ठोस अवस्था में बदलता है बदलता है तो इसका इसका घनत्व कम हो जाता है, इसका घनत्व कम हो जाता है। तो ये अपोजिट होता है। ये अन्य केसों से जो जल की अवस्था होती है उसमें अपोजिट होता है। वैसे तो मोस्टली जब द्रव से कोई ठोस अवस्था बनती है, जब किसी द्रव पदार्थ को ठोस पदार्थ में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पर घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन ये जो हमारा वाटर होता है, तो वाटर की ये विशेषता है कि जब हम इसको ठोस अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो इसका घनत्व और भी कम हो जाता है, इसका घनत्व कम हो जाता है। और एक चीज, इसका आयतन बढ़ जाता है, 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 ठीक है। तो ये हमारे पानी की खासियत है। एक पॉइंट यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये आपको लिखना है कि इसका जो अधिकतम घनत्व होता है, ठीक है, जल का, तो ये जो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि मान लीजिए कि जो बर्फ है, जो पानी है वो हमारा बर्फ की अवस्था में है, और अगर बर्फ की अवस्था में है तो आप जानते हैं कि वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब किसी भी तरीके से अगर उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो धीरे धीरे बढ़ने लगे तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर पाकर वो क्या होने लगती है, पिघलती है। अच्छा, ये चीज, अच्छा पिघलने का मतलब क्या है कि उसमें प्रसार होगा, वो फैलेगी, है ना, प्रसार होगा। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता है। क्वेश्चन ये घूम जाता है कि जब कहते हैं कि जब जीरो से जो बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री से जब बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, बढ़ता है, इसका जो प्रसार है, जो इसका आयतन है या इसका प्रसार मतलब ये फैलता है।
या सिकुड़ता है, ठीक है, या पहले फैलता है फिर सिकुड़ता है, या पहले सिकुड़ता है फिर फैलता है। ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो इन ऑप्शन को भी जरा देख लेते हैं। इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है आपका। तो यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन है आपका कि जब बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता, या इसको ऐसे लिख लो, जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ पिघलती है तो, ठीक है, तो क्या होता है? पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन बर्फ फैलती है, बी ऑप्शन सिकुड़ती है, सिकुड़ती है, तीसरा ऑप्शन पहले सिकुड़ती है, सिकुड़ती है, फिर फिर फैलती है, फैलती है, और डी ऑप्शन आपका रहेगा कि पहले फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर सिकुड़ती है। तो इसका क्या जवाब होगा आपका? तो अभी हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग में देखो, पहले जब टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तब ये बर्फ की अवस्था में होगी। जाहिर सी बात है, जब इसको किस में आना है, द्रव की अवस्था में। तो जब इसको द्रव की अवस्था में आना है तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका सामान्य होगा, ठीक है, सामान्य ताप होगा यहाँ पर, सामान्य ताप। और सामान्य ताप जो हमारा होता है, ठीक है, वो आप जानते हैं कि लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। तो सामान्य ताप, या हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से जब ये बढ़ता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से जब ये बढ़ता है तो 4 डिग्री सेल्सियस, कितने, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से घनत्व अधिकतम होता है। यहाँ पर आपने क्या लिखा कि यहाँ पर जो घनत्व होता है, घनत्व अधिकतम, यहाँ पर घनत्व अधिकतम होता है। तो यहाँ पर घनत्व अधिकतम का मतलब क्या है कि यहाँ पर घनत्व कम होगा, यहाँ घनत्व कम होगा, और इधर भी आपका क्या होगा, घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा इस साइड भी, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर ये जाएगी तो घनत्व अधिक हो रहा, मतलब ये सिकुड़ रही है, घनत्व अधिक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी सिकुड़ रही है, ठीक है। तो 0 से 4 डिग्री तक ये क्या होगी, सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। और 4 डिग्री सेल्सियस से, 4 डिग्री सेल्सियस से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तब इसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा, या ये फैलेगी, ठीक है, तब ये फैलेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पहले सिकुड़ती है और फिर ये फैलना स्टार्ट करती है।
तो ये हमारा जो आइस है या बर्फ है या पानी है, इसका एक गुण होता है। तीसरी चीज ये होती है कि इसकी जो तीसरी अवस्था होती है वो कैसी अवस्था होती है, तो ये वाष्प अवस्था होती है। उसको हम क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। वाष्प या गैस की अवस्था होती है। और ये कब होती है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। मतलब जब आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो, तो ये जो पानी होता है ये भाप बनकर या वाष्प बनकर इन्वायरमेंट में उड़ने लगता है, इन्वायरमेंट में जाने लगता है। ठीक है, तो ये अवस्था क्या कहलाती है, तो ये अवस्था जल वाष्प की अवस्था कहलाती है या गैस की अवस्था कहलाती है। तो हमारा जो पानी होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। ठीक, ठीक था, और आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं। अब एक और पॉइंट है, उसको भी जरा हम देख लेते हैं। हालांकि इससे पहले वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि देखो, जल का या जल अपघटन या जल का वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, जल का अपघटन, तो ये वैद्युत अपघटन क्या होता है। तो जो जल का वैद्युत अपघटन होता है, तो हमने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल बताया था कि जल अपघटन होता क्या है कि हम इस समय जो ठंडक का मौसम चल रहा है, तो ठंडक का मौसम चल रहा है, अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, बिजली के द्वारा पानी गर्म करना होता है, तो एक तो गीजर की व्यवस्था है, और गीजर में भी जो टेक्नोलॉजी है वो हीटिंग की होती है। ठीक है, या और होता है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट। तो नॉर्मली इस तरीके से आपने देखा होगा कुछ बना होता है। हाँ, ये इस तरीके से कुछ बना होता है ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से बना होता है। ठीक है, और इनको कहाँ जोड़ देते हैं, इनको हम इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि एक बाल्टी है, और काहे की बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी लेते हैं, किसी लोहे या किसी धातु की बाल्टी पे कैसा करंट आ जाएगा, है ना। फिर से जोड़ करके किस, ठीक है, ये सब पानी भरा होता है, ये सब हमारे पास पानी भरा होता है, और इसी पानी में इसको डुबो दिया जाता है, और इसको जोड़ दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मान लीजिए कि ये जोड़ दिया गया। तो अब इसमें क्या होती है, वैद्युत धारा आने लगती है, और जब वैद्युत धारा आने लगती है तो ये हमारा पानी गर्म हो जाता है। तो वैद्युत अपघटन की जो प्रोसेस होती है वो भी कुछ ऐसी ही होती है। उसमें भी क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड, इसी तरीके से हमारा एक बर्तन होगा, और इस बर्तन को हम, चल ये हम आपको बता भी चुके हैं पहले, इसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी सेल। इसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। दो इलेक्ट्रोड डुबो देते हैं। ठीक, ये हमारे दो इलेक्ट्रोड हो जाते हैं। इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड,
और ये हमारा कैसा होता है, ये कैथोड है। और जो हमारा कैथोड होता है ये हमारा माइनस का होता है। कैसा होता है, माइनस का। और दूसरे को हम कहते हैं एनोड। एनोड। और ये जो हमारा एनोड होता है ये प्लस का होता है। ठीक है, तो एक इसमें प्लस का इलेक्ट्रोड होता है और एक माइनस का इलेक्ट्रोड होता है। माइनस वाले को हम कैथोड कहते हैं और प्लस वाले को हम एनोड कहते हैं। माइनस वाले को कैथोड और प्लस वाले को एनोड कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो अभी जस्ट हमने आपको एक रिएक्शन बताई है कि ये जो वाटर होता है 2H2O है ना, ये टूटने लगता है किसमें, जिससे कि ये मिलकर बना होता है। तो किससे मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना होता है। तो जब जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो ये फिर से अपने मूल स्वरूप में वापस लौटने लगता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 2H2 प्लस O2। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और ये हमारी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जरा ध्यान देना। ठीक है, कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारी पीरियड में अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा धनात्मक तत्व कौन सा है, तो आप कहेंगे क्लोरीन। ये क्रम आपको याद रखना है, FON। जैसे फैन, इसको आप याद रखेंगे फोन। ये सबसे अधिक वैद्युत सबसे अधिक अधिक विद्युत विद्युत ऋणात्मक ऋणात्मक से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है विद्युत रासायनिक चक्र का क्लोरीन। उसके बाद दूसरा नंबर ऑक्सीजन का होता है और तीसरा नंबर हमारा होता है नाइट्रोजन। ठीक है, ये तीसरा नंबर, मतलब ये होता है। ऐसे समझ सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा माइनस के होते हैं, एफ। उसके बाद ओ होता है और फिर उसके बाद आपका एन होता है। तो ये जो हाइड्रो, ये कैसा हो जाएगा, अगर हम कहें ये कैसा होगा, कैसा, ओ ओ माइनस का होगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा होता है, प्लस का होता है। क्वेश्चन ये उठता है, जल का वैद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड से मुक्त होती है, किस इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और किस इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो देखिए, इसमें हमने मान लिया कि इसमें दो चीजें हैं। ये जो H2O है, 2H2O, ये बदलेगा 2H2 प्लस O2 में। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये H2 कैसा है, आप कहेंगे प्लस का, और ये कैसा है तो कहेंगे माइनस का। तो ये जब माइनस का है, ऑक्सीजन कैसा है, माइनस का, तो माइनस का है तो ये किसके पास जाएगा, तो ये जाएगा आपका प्लस के पास। ये जो आपका माइनस वाला है ये किसके पास जाएगा, तो ये जाएगा प्लस वाले के पास। और ये जो प्लस वाला है जो आपका हाइड्रोजन, वो किसके पास जाएगा, तो आप कहेंगे ये जाएगा माइनस। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जो प्लस और माइनस होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो प्लस वाला होगा वो किसके पास जाएगा, और माइनस क्या है, कैथोड है ना। और ऐसे ये जो माइनस वाला है, माइनस वाला कौन है, ऑक्सीजन, और ये किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा। और प्लस वाला हमारा कौन सा है, एनोड है। प्लस वाले को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ये कैथोड पर निकलेगा, कैथोड से मुक्त होगा, है ना। तो कैथोड पर क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन बनेगा। और एनोड पर क्या बनेगा, तो एनोड पर आपका ऑक्सीजन बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी अगर ऐसा एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है तो आप यही कहेंगे, जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ निकलेगा और जो माइनस वाला है वो प्लस के साथ निकलेगा। मतलब हाइड्रोजन कैसा है, प्लस का, तो ये किससे जाएगा, कैथोड पर मुक्त होगा, क्योंकि कैथोड माइनस का होता है। और अगर आपसे कहे
कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, ऑक्सीजन कैसा है, माइनस का है, और माइनस का है तो ये किससे निकलेगा, तो ये हमारा निकलेगा प्लस से, और एनोड, तो ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन कैथोड पर मुक्त होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे याद रखेंगे। चलो अब थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद और हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी उस पर थोड़ी और चर्चा करनी है H2O पर, लेकिन D2O से भी एक क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही देख लेते हैं कि इससे D2O से क्या पूछता है। तो जैसे अभी आपने ये जो H2O होता है, इसमें जो R के अनुसार अनुपात होता है, तो H का कितना होता है 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 हो जाता है, या इसको 2 से भाग कर दोगे तो 1:8 होता है, ये हो जाता है। इसी तरीके से अगर ये आपका D2O है, D2O, तो इसमें देखो D2O में क्या होता है, तो ये जो D, इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मतलब एक डी की जो द्रव्यमान संख्या है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर डी कितने हैं, डी है आपके 2, तो वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब इसका आणविक द्रव्यमान आपका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास इसका 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन आपका कितना होता है, तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन 16 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 4:16। तो 4:16 का मतलब हो गया, ये भारानुसार 1:4 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पूछ लेगा कि H2O का आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, आणविक आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन का कितना 2, मतलब H2 का कितना 2, और O का कितना 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 2 18। इसी तरीके से यहाँ पर पूछ लेगा कि D2O का आणविक आणविक द्रव्यमान, तो ये डी का कितना हो जाएगा, कहाँ गया डी का 4, और इसका कितना 16, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन याद रखना कि H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है या आणविक द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, और सॉरी 18 होता है, और जबकि D2O का जो आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास होता है वो 20 होता है। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, ठीक है, इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।